जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर ख़ान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नए साल की मुबारकबादी भाई सबको। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये साल प्रॉस्परस हो, पीसफुल हो। आमीन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। डॉक्टर साहब आज बात करना चाह रहे हैं भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और पर्टिकुलरली जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर का अभी रिसेंट जो विज़िट था रशिया में, उस पे वेस्टर्न प्रेस ये लिख रही है कि इट्स टाइम टू रीथिंक वेस्ट रिलेशंस विद इंडिया बिकॉज़ इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलके वो वेपन्स बनाएगा जो वेस्ट के लिए खिलाफ चलेंगे। एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा है। दूसरी तरफ कई लोगों का कहना ये है कि ये जो मैसेज ये डॉक्टर जयशंकर ने दिया है, ये अमेरिका को दिया है रशिया में बैठ के, मॉस्को में बैठ के। इसके ऊपर आपने भी कन्वर्सेशंस में एक जो है वो बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी। वो भी बहुत सारे लोगों ने देखी। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं, जिसमें वेस्ट ये सोच रहा है कि इंडिया को हम बहुत ज़्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। रिटर्न में हमें क्या मिल सकेगा इंडिया से? चाइना के बारे में बात करें, तो वो बड़ा बचा के क्वाड की कोई ट्रीटी नहीं साइन करता। रशिया की बात करें, तो वो कहते हैं जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे। हाउ डू यू सी दिस ये जो डायकोटमी है, ये जो वेस्ट में पर्टिकुलरली ये जो मैं आपसे रेफरेंस दे रहा हूँ, ये एक आई थिंक बरतानवी अखबार है द टेलीग्राफ, उनका एक आर्टिकल भी इस हवाले से आया है सर। जी। देखिए, अगर आप दोनों मुल्कों की पॉजिटिव रिलेशन से जो फायदे हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा है। मतलब अमेरिका का उतना पॉपुलेशन नहीं है जितना टेक एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में। तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन, इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएज वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फ़ायदा होगा ही। नासा में सारे इंडियन पड़े पड़े हुए हैं, आप देख लें जहाँ भी आईटी सेक्टर्स में। किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी के आप साइंस डिपार्टमेंट में जाएं और देखें प्रोफेसर्स कौन कौन से, दे आर ऑल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ये और बात है कि वो यहाँ आकर अपना ग्रेजुएट स्टडीज यहाँ पे करते हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज, बट दे आर ए मेजर फोर्स। मतलब कंपेयर टू दूसरे इमिग्रेंट्स जो दूसरे जगहों से आते हैं, और इट टेक्स तकरीबन 12 से 14 साल लगता है एक नए इमिग्रेंट को टू बिकम प्रोडक्टिव ऑन एन एवरेज, कि वो मुल्क के लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। लेकिन जो इंडियंस बंदे आते हैं, खासतौर से टेक के बंदे, वो पैकिंग भी नहीं करते, दे आर प्रोडक्टिव। मतलब वो एक दिन आए, दूसरे दिन से वो जॉब पे लग जाते हैं, स्पेशली जो H1 वगैरह पे आ रहे हैं। सो द यूएस हैज लॉट ऑफ बेनिफिट। इंडिया को भी बहुत बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस अमेरिका से जाते हैं इंडिया के लिए। अमेरिका इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री की जो बूम है, इट इज इनडायरेक्टली, तो क्या डायरेक्टली कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिकाज कंजम्पशन। अमेरिका में ना सिर्फ वो लोग को भेज रहे हैं, बट बिजनेसेस भी, हजारों की बिजनेस हो रही है। वी आर लुकिंग एट $120 बिलियन ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। इंडिया को टेक्नोलॉजी वगैरह का, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ये एक छोटे से मुद्दे को लेकर, ये जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी है, आई थिंक वो जो नेगोशिएशंस जो हो रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स, मतलब ये G20 समिट के पहले से चल रहे हैं। तो विलियम बर्न्स जो सीआईए के डायरेक्टर हैं, गए हुए थे, फिर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद ब्लिंकन। तो उन डिस्कशंस में मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है यूएस को, एंड दे हैव रियलाइज कि हमने पिछले 1.5-2 साल से इंडिया के लिए जो चाहे वो हमने किया है। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश का जो एपिसोड हुआ, चाइना को लेके वी हैव प्रॉमिस टू गिव देम F414 इंजन्स की टेक्नोलॉजी, प्रेडेटर ड्रोन्स जो मोस्ट एडवांस ड्रोन्स है उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं।
We are facilitating iPhone का shift to India, manufacturing shift, environmental domestic India manufacturing में US के investments आ रहे हैं. So the US is doing a lot for India this field. और इंडिया से जो थोड़े बहुत डिमांड्स थे, एक के वो रशिया के साथ अपनी मिलिट्री डीलिंकिंग करे, वो नहीं हो रहा है. रशिया का तेल वो खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया का तेल खरीदने से यूरोप का फायदा हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज रीसेलिंग अ लॉट ऑफ दैट टू यूरोप. So basically, एक ऐसा situation आ गया where the US is feeling a little frustrated with India and India is feeling bullied by the US because India is saying कि ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं. खुद के पास तो जहाँ भी टेररिस्ट है, जिसको चाहे उसको टेररिस्ट बना देते हैं और हमले कर देते हैं. और हम कह रहे हैं इतने सालों से कि भाई आपके पास खालिस्तानी पल रहे हैं, हमारी एम्बेसीज पे हमला कर रहे हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले महीने 2 हिंदू टेम्पल्स पे हमले हो गए खालिस्तानियों के, यहाँ पर यूएस में. ये सारा एपिसोड्स होने के बावजूद, सो द इंडिया इज आल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द यूएस के दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो एकदम सडनली एक ऐसा सिचुएशन आया, बट वी डोंट नो फुल्ली टू व्हाट एक्सटेंट के ताल्लुकात खराब हुए हैं. हमारे पास सिर्फ 2 इंडिकेशंस हैं. एक कि जो बाइडेन ने अब इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके जवाब में इंडिया कह रही कि हमने फॉर्मली इनवाइट नहीं किया. वो अजीब सी बात है. मतलब मोदी ने अगर कह दिया तो क्या मोदी की जबान की कोई अहमियत नहीं है इंडिया के पास? आई मीन क्या व्हाट इज इंडिया सेइंग कि अरे मोदी ने कहा भाई, डोंट टेक दैट सीरियसली. हमने खत थोड़ी भेजा आपको, कोई रिटर्न टाइप करके लेटर प्रिंट आउट करके लेटर हेड पे थोड़ी भेजा आपको. आई मीन दैट्स वो अजीब सा जवाब है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू फेस सेविंग वाला जवाब है. बट द पॉइंट इज कि बाइडेन हैज डिक्लाइन. ये तीसरा मुसलसिल रिफ्यूजल है. ट्रम्प को भी 2 बार बुलाया था एंड ट्रम्प वेंट एक बार, बट नॉट फॉर द 26 जनवरी. द लास्ट टाइम जो हुआ था 2015 में, जो बराक ओबामा गए थे फॉर इंडिया रिपब्लिक डे. और फिर ये जो क्वाड का जो पोस्टपोन हो गया फ्रॉम 27 जनवरी से, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई. तो दीज आर द ओनली 2 इंडिकेशंस के ताल्लुकात थोड़ा खराब हो रहा है. लेकिन अमेरिका में पहले से ही, अगर आप एशली टेलिस का आर्टिकल याद रखें, मैंने खुद ये सवाल 1.5-2 साल पहले किया था कि क्या दिस अलायंस में इंड्योरेंस है या नहीं है. मतलब मैंने national interest में I had written this कि India is not going to be an American ally like Australia and Japan. इंडिया के खुद के इंटरेस्ट है. मतलब जब लोगों ने पूछा जयशंकर साहब से आप किस क्या कैंप में हो, तो वो कह रहे हैं हमारा कैंप है. राइट, इफ यू रिमेंबर जवाब जो उन्होंने दिया था कि वी हैव आवर ओन कैंप. सो अगर इफ ए कंट्री हैज एस्पिरेशंस टू हैव इट्स ओन कैंप, तो फिर आपके कैंप में कैसा आएगा? राइट. So those issues तो थे वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर. टू व्हाट एक्सटेंट क्वाड को भी इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू सी एज ए मिलिट्री पार्टनरशिप. मैं वो सी राजा, क्या नाम है वो जो इंडिया के थिंकर है, राजा मोहन. हाँ, राजा मोहन साहब. तो वो कह रहे थे, मैं अभी उनका एक शो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि पहले इंडिया वाज हेजिटेंट टू गेट इनटू फॉर्मल अलायंसेस. अब जब वो इंडिया कमजोर थी, लेकिन अब वो मजबूत हो गई है, फील्स इट इज स्ट्रॉन्ग, सो इट डजंट फील द नीड फॉर ए फॉर्मल अलायंस. तो इसलिए भी वो क्वाड को डज नॉट सी दैट एज अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस. तो ये ताल्लुकात चल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने अपने भी शो में कहा कि इंडिया हैज सेंट ए मैसेज टू वॉशिंगटन थ्रू मॉस्को, कि वापस वो मॉस्को गए और फिर रीजूनेट. देखिए, पिछले 2-3 साल में जो इंडिया और रशिया के ताल्लुकात थे वो थोड़े से अलग हो रहे थे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मतलब जो एनुअल रशिया इंडिया समिट होता है वो नहीं हुआ. मोदी और पुतिन की 2-3 साल से मुलाकातें नहीं हुई. जो लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से एससीओ की ताशकंद में, शायद समरकंद में जो मुलाकात वहाँ पे हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई. सो देयर वाज ए ग्रोइंग डिस्टेंस. इंडिया वाज सपोर्टिंग रशिया इन मतलब यूएन में वगैरह बाय नॉट कंडेमिंग इट. और रशिया की इकोनॉमी को इंडिया ने सपोर्ट किया बाय बाइंग लार्ज, मतलब तकरीबन
अगर आप 2018-19 में देखें तो इंडिया रशिया का ट्रेड कुछ 8-9 बिलियन डॉलर का है, और इस साल यानी 2023 में 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो गया है। तो इंडिया हैज केप्ट रशियाज इकोनॉमी फ्लोटिंग। चाइना के बाद इंडिया के साथ ही है रशिया का ट्रेड। और इंडिया का जो 50 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है, उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ 3-3.5 बिलियन है। सो इंडिया इज इंपोर्टिंग 46.5 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम रशिया, और वो सारा तेल नहीं है, उसमें सिर्फ 30-32 बिलियन तेल का है। सो देयर इज 15-16 या तकरीबन 15 बिलियन डॉलर नॉन ऑयल इंपोर्ट्स है इंडिया के, एंड नॉन वेपन इंपोर्ट्स, क्योंकि रशिया तो अब हथियार एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इट्स यूजिंग देम। तो वो सिर्फ एक ही जगह, एक ही मुल्क को एक्सपोर्ट कर रहा है ना अपने हथियार, यूक्रेन को, और कहीं नहीं। सो सो तो इंडिया हैज रियली केप्ट रशिया इकोनॉमी फ्लोटिंग। वहां पे इंडिया ने अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। बट ये जो ट्रिप थी उसमें, देखिए व्हाट डॉक्टर जयशंकर डिड इन दिस ट्रिप, तो एक कि वो लावरोव से मिले, बट फिर पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ के फिर उनसे डायरेक्टली मिला, विच इटसेल्फ इज अ बिग सिग्नल कि पुतिन इज सेइंग कि इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट। कि मुझे याद नहीं आता, बट आई थिंक मोदी ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी, याद है आपको? तो यस। हाँ, सो दिस इज समथिंग वेरी, इट्स ए सिग्नल, मतलब ये इट्स ए सिग्नल। तो वो एक है। दूसरी चीज ये है कि जयशंकर साहब गेव ए स्पीच टू द इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा को जो स्पीच दी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे काफी इंटरेस्टिंग थी। असल मैसेजिंग वहां पे बहुत ज्यादा हुई। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में कई चीजें बदल जाती हैं, अलायंसेस बदल जाते हैं, ताल्लुकात बदल जाते हैं। सिर्फ एक ही कांस्टेंट है सारी दुनिया में, वो है रशिया इंडिया के ताल्लुकात। सो जैसा आपके लीडर्स कहते थे ना, चाइना के ताल्लुक से हिमालय से ऊंचा संबंध, उसी तरह का ये स्पीच थी। इवन दो दैट इज नॉट फैक्चुअली ट्रू, रशिया और इंडिया के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया था। इंडिया वाज गेटिंग वेरी नर्वस कि रशिया इज ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉज या नॉर्म्स वगैरह। लेकिन इंडिया हैज गॉन बैक फुली। वहां सिर्फ वो 5 दिन थे, वहां पर मॉस्को भी गए, सेंट पीटर्सबर्ग गए, सेंट पीटर्सबर्ग में ही मेट स्कॉलर्स। तो वो इंडिया डायस्पोरा से भी मिले, गवर्नमेंट से भी मिले, रशियन सिविल सोसाइटी से और एकेडेमिया से भी मुलाकात की। तो बेसिकली सिग्नलिंग टू द वेस्ट के वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर ट्रेडिशन ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर ट्रेडिशन ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तू नहीं तो और सही वाली बात है। तो ये जो बात की जा रही है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है डॉक्टर साहब कि जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की कि द ग्लोबल ऑर्डर विल हैव टू चेंज, ठीक है जी, और उसने कहा कि दिस इज बेसिकली वो मल्टीपोलर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा कि रशिया और इंडिया जो है वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने they have chosen a side and this is not a side of the what the west is thinking. So ये जो the global order जो shift हो रहा है और ये जो साइड की बात की जा रही है, how do you see this? इस पॉइंट पे अगर थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकें, और ये जो आई डोंट एग्री विद दैट कमर साहब। जी सर। लेट्स सी कि आपकी महबूबा के साथ आपके साथ थोड़ा छड़पड़ हाँ हो गई। हाँ। हाँ, हम्म। तो अगर अगर आपकी महबूबा के साथ झड़पड़ हो गई तो आप अपने पुराने एक्स के फेसबुक पे जाके कुछ फोटोग्राफ को लाइक वाइक कर दें। राइट, दैट सेंड्स अ मैसेज, राइट? इट इज समथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक दिस इज सीरियस एट ऑल। पहले तो ये है कि लैवरोव का जो आप बयान सुने, he said we are going to make modern weapons। modern weapons क्या चीज है? कोई नई चीज है? भाई क्या जबरदस्त बात है कि आप मॉडर्न वेपन्स, क्या सारी दुनिया मिडिवल वेपन्स बना रही है? Like what do they mean that we are going to partner in manufacturing modern weapons, which means they have nothing specific to say। वरना वो कह सकते थे we are transferring technology of S-400 to India या S-500। हाँ, स्पेसिफिकली कोई बात नहीं की ना। जब जब बाइडेन ने कहा वी आर ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी एंड वी आर गोइंग टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर जेट इंजन F-414, इतना डिटेल हो गया, हाल को चलेगा वगैरह आ रहा है।
वैसा कोई डिटेल बात ही नहीं है। मुझे हंसी आ रही थी व्हेन आई हर्ड हिज स्टेटमेंट के वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर मॉडर्न स्टेटमेंट मॉडर्न वेपन्स। अरे भाई कंग्रेचुलेशंस, ये मॉडर्न वर्ल्ड तो 1450 से चली आ रही है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो दैट टेल्स मी दैट लेट्स डू दैट। मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, बट इंडिया एंड रशिया हैव बीन डूइंग दिस। इंडिया के जो एस क्या है वो SU-27 हैं या 30s हैं, वो इंडिया में बनते हैं। कई इंडिया की एयरफोर्स के हवाई जहाज और रशियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड, और फिर इंडिया की जो न्यूक्लियर रिएक्टर सारे के सारे रशियन हैं। सो ऑलरेडी रशिया हैज ट्रांसफर्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। पिछले 40-50 साल से चल रहा है ये। सो देयर नथिंग न्यू देयर, इसलिए वो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी, समझ रहे ना, कि दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस, इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट। व्हाट जो मैसेज उसमें जो अमेरिका के लिए थी, अगर आप अमेरिका का इस साल का डिफेंस बजट देखें तो उसमें दे हैव एलोकेटेड सम मनी टू स्टडी इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशिया, मिलिट्री डिपेंडेंस। अगर अगर इंडिया के कोई लोग जो डिफेंस स्टडी करते हैं, दे आर लिसनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रांट मनी अवेलेबल टू स्टडी के। बेसिकली इसका मकसद है कि भाई इंडिया और रशिया को डीकपल कैसा कर दें ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी। जब वो रशिया से वो रशियन एयरफोर्स के एडवांस जेट्स लेना छोड़ देगी, F-16 लेगी, तो फिर ये वो हुक हो जाएगी ना, सिस्टम में आप प्लग इन हो जाएंगे। देखिए, जिस दिन मैं एप्पल फोन लिया, एप्पल लैपटॉप लिया, उस दिन जाके एप्पल फोन भी लेना पड़ा, फिर एप्पल फोन लिया तो फिर एप्पल वॉच लेना पड़ा, फिर एप्पल वॉच लिया तो फिर आईपैड लेना पड़ा, राइट? सो यू आर सडनली यू आर इन द इकोसिस्टम में आ गए ना, तो अब जा नहीं सकते आप। अब मैं दूसरा फोन नहीं ले सकता, अगर लिया तो देन आई हैव डिसफंक्शनैलिटी, राइट? आई हैव टू गेट आउट ऑफ द एप्पल एनवायरनमेंट। तो उस तरह है, दे वांट टू गेट इंडिया आउट ऑफ द रशियन मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एंड ब्रिंग देम इनटू द यूएस इको। दैट इज द बिगेस्ट कोशिश जो अमेरिका ने कर रहा था, जो अभी तक नहीं हुई। दूसरी चीज ये है, इंडिया इज मेकिंग इट इजी by saying we want to diversify our military dependence। इसलिए जाके वो इटली या जर्मनी से सबमरीन्स खरीदना चाह रहे हैं। फिर फ्रांस से जाके वो उन्होंने एयरफोर्स के तो जेट फाइटर्स फ्रांस से पहले खरीदे, रफाले। अब फिर दोबारा जब मोदी गए थे वो बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस के लिए, वहाँ पे कुछ $9 बिलियन का अग्रीमेंट्स हुए, विच इन्वॉल्व मतलब सी वर्जन शायद रफाले के, अगर आपको याद है। उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, राइट? सो देयर आर, इंडिया इज ट्राइंग टू डिवर्सिफाई। अगर इंडिया डिवर्सिफाई करता है, इट इज, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। मतलब आप तोपे एक जगह से लेंगे, हवाई जहाज दूसरी जगह से लेंगे, वो इंटरऑपरेबिलिटी का भी इश्यू हो सकता है, मतलब बिकॉज मतलब यू आर यूजिंग फ्रेंच जेट फाइटर्स एंड लैंडिंग देम ऑन रशियन एयरक्राफ्ट, इस तरह समझ रहे ना आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू मैनेज दैट। मैंने जनरल वीपी सिंह से बात की थी एंड ही वाज सेइंग कि नहीं भाई, दे आर लुकिंग एट इट फार मोर क्लोजली, और फिर ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, दे वांट दिस टेक्नोलॉजीज ताकि वो खुद मैन्युफैक्चर कर सके इंडिया। तो वेस्ट ने उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए हैं अभी भी, और वी विल सी के इससे निकलता क्या है। अभी तक तो इट्स जस्ट एट अ डिप्लोमेटिक लेवल। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि क्या नरेंद्र मोदी जाते हैं मॉस्को या नहीं जाते इन 2024। विल देयर बी अ फेस टू फेस मीटिंग बिटवीन पुतिन एंड इंडिया? और दूसरी चीज ये है कि ये जो ट्रायड है ना, इंडिया, रशिया, चाइना का, उसमें इंडिया के पास थोड़ी ऑटोनॉमी कम हो गई है। इट्स लाइक इंडिया अगर SCO छोड़ता है तो SCO विल बिकम वेरी पावरफुल। अगर इंडिया निकल जाता है SCO में से, तो चाइना जो चाहे वो कर लेगा SCO में। इट विल बिकम लाइक ए चाइनाज एक्सटेंशन। इंडिया की मौजूदगी वीकन्स चाइनाज हेजेमनी इन SCO। तो अगर इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात कम हो जाते हैं, तो रशिया तो पूरी पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठ जाएगा। सो इंडिया हैज टू रिमेन देयर। मतलब इंडिया विल हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट मनी, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो रशिया से हथियार खरीदना पड़ेगा, ताकि रशिया पूरी तरह से चाइना का ना बन जाए, यू नो।
अगर रशिया चाइना का वैसल स्टेट बन जाता है तो चाइना विल हैव 3 न्यूक्लियर पावर्स एज वैसल स्टेट्स, पाकिस्तान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। अमेरिका के पास 2 ही रहेंगे, चाइना और फ्रांस और बर्तानिया। इजराइल को तो आप गिन ही नहीं सकते, क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल का वैसल स्टेट है। वो कहते हैं ना हमारे पास के द टेल वैग्स द डॉग। डॉग टेल को नहीं हिलाती, दुम कुत्ते को हिलाती है। सो बट द थिंग इज दैट विल मेक चाइना वेरी पावरफुल अगर रशिया पूरी तरह से उसको सपोर्ट करने लग जाता है। हाँ रशिया, हाँ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, बिकॉज स्टिल इन सम एरियाज रशिया इज वेरी एडवांस। इंडिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम्स है, ये सारे टेक रशिया से आए हुए हैं, रशिया की मदद से डेवलप हुए हैं। सो द फ्रेंडशिप जो कह रहे हैं, यकीनन इंडिया हैज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम रशिया इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट will it remain the same in the future, वो सवाल है। and people think that they can get more from India। देखिए, बच्चे पैदा होके इंडिया में रशिया जाने के ख्वाब नहीं देखते। हजारों लोग करोड़ों लाखों रुपए के लोन्स लेके डुंकी की तरह यहाँ आ रहे हैं ना अमेरिका। इंडिया has become the third biggest source of illegal immigrants to the US from the south। तो अमेरिका का सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है, खासतौर से इंडिया पर, इंडिया की सोसाइटी पर। इनफैक्ट एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग किसी ने पूछ लिया, विद डॉक्टर जयशंकर हैड ट्रबल आंसरिंग। बहुत, यू कैन सी फ्रॉम हिज फेस के इट वाज वेरी डिस्कस। उसने पूछ लिया कि रशियन जबान क्यों कम हो गई पढ़ाना इंडिया में। बच्चा बच्चा इंग्लिश सीखता है। देख लें आप, कोने कोने पे इंग्लिश सिखाई जाती है। हु इज लर्निंग रशियन इंडिया में? So Dr. Jaishankar was trying to say, oh, it has become relatively less, ये वो, लेकिन that was a very interesting question। अगर इतनी अच्छी दोस्ती है तो फिर जबान क्यों नहीं चलती रशियन इंडिया में? Doctor, sir, moving from this strategic lens coming to the region, अभी हाल ही में मैं देख रहा था जो सी राजा मोहन है, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था और उन्होंने इस पे इंडियन एक्सप्रेस पे, और उन्होंने कहा कि जी जो क्या इंडिया जो है इट्स लूजिंग साउथ एशिया। ठीक है जी, इज इंडिया लूजिंग साउथ एशिया, जिसमें उसने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, मालदीव्स का भी जिक्र किया। और जो उन्होंने कुछ बात की वो कुछ इस तरह से, उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया है, जो इंडिया की जो साउथ एशिया डिबेट है, उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये एक जज्बाती डिबेट है, सेंटिमेंटल एंड सेल्फ रिफरेंशियल and disconnected from the changing regional reality. This is what he was basically talking। और साथ में ही उन्होंने जो पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि ये जो आरएसएस का वर्जन है अखंड भारत और ग्रेटर इंडिया, ये बेसिकली जो एक इंटीग्रेटेड सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है जी, वो जो नेबरिंग एलीट हैं वो उसमें एक कंट्रडिक्शन देखते हैं। उनको अभी वो इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने एक लिबरल इंडिया या एक उन्होंने 1947 के बाद एक और इंडिया देखा था, और अब उनको एक और तरह का इंडिया जो है वो सामने आ रहा है। How do you see this perspective? India जारी बात है, इंडिया हैज़ द कैपेसिटी एंड इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो अपने इंटरेस्ट को इस खित्ते में प्रिजर्व भी कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है, लेकिन ये जो डायनामिक्स हैं, ये जो पर्सपेक्टिव, इसको कैसे? Why do you assume India can do that? क्या? It has not done it। सॉरी? इंडिया जो इंडिया में कैपेबिलिटीज है कि वो इस खित्ते को डोमिनेट करे, why do you assume that? India has failed to do that। इंडिया की क्रिकेट टीम की तरह हो गई है। सब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है, कोई मैच नहीं जीत रही है। वर्ल्ड कप हार गई, वर्ल्ड ट्रेड चैंपियनशिप 2 बार हार गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब जाके साउथ अफ्रीका से धुलाई हो गई, 2.5 दिन में हार गए। भाई इतनी बातें हो रही है, इतनी कैपेसिटी है, फिर जीत के बताओ ना कुछ, राइट? वो भी पर्सपेक्टिव है, पॉइंट है, लेकिन साउथ एशिया में देखें आप, मालदीव का इलेक्शन, इट वाज सो सरप्राइजिंग। मालदीव चेपेदी द शोरबा जो कहते हैं ना फारसी में, कि तू चूजा है क्या, चूजे के अंदर का चूजा क्या। 6 लाख है उसकी आबादी,
6 lakhs सॉवरेन स्टेट जिसने कहा है कि इंडियन को कहा अपनी फौज निकाले, बट दैट्स अ पॉइंट। नहीं, बट उसमें जो इलेक्शन जो बंदे ने जीता है मोदी, उसका कैंपेन वाज इंडिया आउट। यस, मतलब वो इंडिया आउट स्लोगन पे जीता है। दैट शुड टेल यू के एन इम्पोर्टेंट कंट्री। देखिए, इंडिया हैज ए साउथ एशिया प्रॉब्लम, बहुत चीजें, इंडिया इज ब्लाइंड साइटेड। अगर आप इंडिया का नक्शा देख लें, इंडिया के लेफ्ट पे 200 मिलियन मुसलमान हैं जहां बैठे हुए हैं। इंडिया के राइट पे 150 मिलियन मुसलमान हैं। इंडिया के साउथ पे 6 लाख है, वो मालदीव्स वाला, राइट। सो इंडिया इज पार्टली सराउंडेड बाय मुस्लिम्स आल्सो इन साउथ एशिया। तो जो हिंदू नेशनलिज्म की जो टेंशन्स है इंडिया मुसलमानों के साथ इंडिया में, वो अरबों के साथ दे आर एबल टू मैनेज दैट। वेयर अरब्स आर सेइंग इस्लाम के बारे में कुछ भी मत बोलो, आप मुसलमानों को जितना पीटना है पीट लो, लिंच कर लो, जो भी कर लो, वी डोंट केयर। बट द साउथ एशिया में इट मेक्स द साउथ एशियंस वेरी नर्वस, राइट। अगर मुसलमानों के खिलाफ नारे जो लगते रहते हैं बीजेपी के, मैं अभी देख रहा था तकरीरें हो रही हैं औरंगाबाद में, इधर उधर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के, अब बढ़ते जाएंगे, इलेक्शन में देखेंगे आप। तो ये नारे सुनकर साउथ एशिया में लोग तो परेशान होते हैं ना। सो इंडिया, ये जो नई इंडिया है, स्पेशली हिंदू फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी कहिए या व्हाटएवर, इंडिया इज गोइंग टू, इंडिया विल नॉट बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। और दूसरी चीज ये है, इंडिया इज गेटिंग अ ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम चाइना फाइनेंशियली। मतलब देखिए, आप मालदीव के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हर नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट की पहली ट्रिप दिल्ली हुआ करती थी। टर्की गया वो, एक साहब टर्की चले गए। मतलब जिस तरह से जयशंकर ने मॉस्को जाके वॉशिंगटन को मैसेज भेजी, ये साहब इस्तांबुल जाकर, मतलब अंकारा से इन्होंने दिल्ली को मैसेज भेजा है ना। एंड इट इज सच ए टाइनी कंट्री यार। इंडिया की कबड्डी की टीम भेजे तो उसको कॉन्कर कर सकते हैं। जितने कबड्डी प्लेयर्स है इंडिया में, खाली उनको भेजते हैं, निहत्ते वो कब्जा कर सकते हैं मॉलडीव्स पर। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि इट इज ए डिप्लोमेटिक फेलियर, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ इंडिया के पार्लियामेंट में, ये वो। आई एम श्योर राजा मोहन जैसे लोग लिख ले रहे हैं, बट नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। मैंने एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू मालदीव्स, केतन शुक्ला साहब, उनके साथ ये डिस्कशन किया है अपने शो पर, एंड ही वाज सेइंग कि इंडिया हैज टू बी सेंसिटिव टू दिस। वो बड़ा, मतलब वो क्या कहना चाहिए, अल्फाज को छुपा कर कह रहे थे, जो मैं ब्लंटली कह रहा हूँ कि दिस इज ए 99% सुन्नी मुस्लिम कंट्री, राइट। तो आप उनकी जो रिलीजियस सेंसिटिविटीज है, अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो then they will not, why will they want to have good relations with you? That is the straight up question. तो आप देखें, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है। बांग्लादेश में चाइना इज इन्वेस्टिंग मोर देन इंडिया। हालांकि बांग्लादेश इज इंडिया लॉक्ड कंट्री कहते हैं ना, लैंड लॉक नहीं, वो इंडिया लॉक्ड कंट्री है वो। तो वहां पे इंडिया हैज टू compete विद चाइना। भूटान में भी यही हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एनुअल बजट इस साल का 2023 का देखें, तो सबसे ज्यादा पैसे इंडिया भूटान में खर्च कर रहा है। सबसे ज्यादा एड भूटान को दी है, कुछ 150 या 1,500 को, आई डोंट नो व्हाट, 1,500 कुछ है वो, मिलियन डॉलर्स के करीब है या कुछ। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। बांग्लादेश से 3 गुना ज्यादा है वो भूटान को एड। द रीजन व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट इज बिकॉज इट्स कंपीटिंग विद चाइना, जो उधर से रोड बनाना चाह रहा है, हाईवेज बनाना चाह रहा है थ्रू भूटान। अब वो एक्सटेंड हो गया है म्यांमार में। तो आप म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक अगर आप देखें, इंडिया सीम्स टू हैव गुड रिलेशंस ओनली विद अफगानिस्तान कंपेयर टू द अदर साउथ एशियन कंट्रीज। और श्रीलंका की इंडिया ने काफी मदद की। उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, इंडिया ने क्रेडिट एक्सटेंड किया श्रीलंका को। सो हालांकि नेबर्स फर्स्ट क्या प्रॉब्लम है, नेबर्स फर्स्ट भी आता है इसमें, लुकिंग ईस्ट में आ जाती है बांग्लादेश। आपने देखा होगा G20 समिट में बांग्लादेश के, मतलब प्राइम मिनिस्टर को इंडिया ने बुलाया था, तो बांग्लादेश प्लेड अ बिग रोल इन पार्टिसिपेटिंग इन G20 की समिट में भी एज इंडिया इनवाइटी।
So India is trying, but it's not succeeding. And I think one of the reasons for that is दो चीजें हैं. एक, इंडिया डज बुली देम. मतलब मैंने बात की है थोड़े बांग्लादेशी स्कॉलर्स के साथ, और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जो इंडिया ट्रैवल किए हुए हैं, एंड दे फील, बांग्लादेश फील्स के इंडिया थोड़ा उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है. बट चाइना ऑल्सो प्रोबेबली डोमिनेट्स, ट्राइज टू डोमिनेट देम. सो somehow India has to find a different way. ये ग्लोबल साउथ के साथ भी यही चक्कर है ना. एक इंडिया के रिटायर्ड डिप्लोमेट ने शायद इंडियन एक्सप्रेस में ही एक आर्टिकल लिखा कि इंडिया लॉस्ट द इलेक्शन ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट टू यूनिसेफ, टू पाकिस्तान. यस, यूनेस्को, यूनेस्को के लिए या यूनिसेफ के लिए, राइट? फ्रांस हाँ, में हुआ. हाँ. तो पाकिस्तान को 38 सीट्स वोट्स मिले, इंडिया को सिर्फ 18. सो ग्लोबल सवाल ये उठता है कि भाई आप यहाँ आपको ग्लोबल साउथ के लीडर कह रहे हो, बट यू आर लूजिंग इलेक्शंस, एंड दैट वाज ओनली फॉर द साउथ. ग्लोबल साउथ ही के कंट्रीज थे उसमें, वेस्ट कोई वोटिंग. द रीजन व्हाई इंडिया डिडंट विन के नॉन ग्लोबल साउथ कंट्रीज नहीं थे उसमें. अगर उसमें अमेरिका होता उस ग्रुपिंग में वगैरह, तो देन अमेरिका वुड हैव इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल साउथ कंट्रीज टू वोट फॉर इंडिया, राइट? तो इंडिया लॉस्ट. मतलब वो एक छोटा सा एक एपिसोड है, बट इट शोज कि मतलब वो जो एम्बेसडर कह रहे थे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट वी शुड नॉट नेग्लेक्ट दिस, वी शुड फाइंड आउट कि क्यों हुआ. उनका कोई अलग ही मकसद था, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू से कि वो जो एम्बेसडर थे उस इंस्टीट्यूशन को, मुझे याद नहीं आ रहा वेदर इट्स यूनिसेफ या यूनेस्को, वो पॉलिटिकल अपॉइंटी है. हाँ बिल्कुल, वो उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटी था, मुझे पता है. आई थिंक हाँ, इट वाज यूनेस्को, नॉट यूनिसेफ. हाँ, यूनेस्को. और वो जो बंदा था इंडिया का, ही वाज अ मतलब हाँ, पॉलिटिकल अपॉइंटी. वो हिंदुत्व और नेशनलिज्म के हाँ, उसमें से वो भिजा दिए. एंड हिज पॉइंट वाज कि अगर आप कोई प्रॉपर फॉरेन सर्विस के बंदे को भिजाते तो ही वुड नो हाउ टू हैंडल दिस, कि ही वुड हैव गॉन एंड मतलब वो इंडिया जीत जाती वो इलेक्शन. सो ही वाज ट्राइंग टू से दिस इज इंडिया इज नॉट लुकिंग लाइक ए ग्लोबल साउथ लीडर, बिकॉज जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था दे अंडर परफॉर्म. आई थिंक दैट वाज हिज पॉइंट. वो मतलब वो इंटरनल पॉइंट है ना, वो अपनी इदारे की सपोर्ट में लिखा है वो आर्टिकल. बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग सवाल कि अगर आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, देन यू शुड बी लूजिंग इलेक्शंस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू 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 पाकिस्तान. वो तो खासतौर से वो पाकिस्तान था, तो वो और भी इट हैज उसका सेंटिमेंटल इशू भी होता है. जी. हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ तो वो एक इंडिया पाकिस्तान का वो चलता है देखिए, बिल्कुल. इंडिया टॉक्स ऑफ बिकमिंग ए ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडर वगैरह. मतलब सवाल यही होता है, मैं बार-बार इसको सिंपल टर्म्स में करता हूँ, अगर आप अपने मोहल्ले के दादा नहीं है, तो फिर आप शहर के दादा कैसे बनेंगे, हाँ. राइट? अगर आप इफ यू आर नॉट द हेजेमॉन ऑफ योर रीजन, आप फिर कहाँ के लीडर हैं? मतलब दैट इज़ अ क्वेश्चन जो इंडिया को तंग करता है ना, एंड दैट इज़ कमिंग बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान्स न्यूक्लियर डिटरेंस. पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं होता, तो शायद ये गवर्नमेंट जंग कर देती कभी का. And they would have so hegemonic, जैसा कि चाइना इज नॉट एबल टू डोमिनेट द रीजन बिकॉज ऑफ इंडिया ना. इंडिया ने उसकी टांग अड़ा के रखी हुई है कहीं भी, एससीओ में भी, ब्रिक्स में भी. फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया की जो मेंबरशिप का मसला था, इंडोनेशिया कुड नॉट ज्वाइन ना ब्रिक्स बिकॉज इंडिया के वजह से और ब्राजील के वजह से. सो दे आर ट्राइंग टू कीप सम बैलेंस देयर. सो इंडिया इज के वजह से चाइना इज नॉट फुली एबल टू डोमिनेट यूरेशिया. सेंट्रल एशिया में भी रशिया टांग अड़ाते रहता है बीच बीच में चाइना के लिए, राइट? एंड यहाँ पे इंडिया, एंड दीज आर बिग पावरफुल कंट्रीज दैट चाइना कैन नॉट फुली बुली. तो उसी तरह पाकिस्तान इज अ हेडेक फॉर इंडिया, जिस तरह से इंडिया इज अ हेडेक फॉर चाइना. बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये एक आम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन पार्ट ऑफ दैट कई लोग कहते हैं कि दिस इज बिकॉज एक एरोगेंस है इंडिया के अंदर शायद. इस पे भी किसी वक्त आपके साथ बात करेंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू आंसर. इस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कहते हैं कि देयर इज दैट एरोगेंस तो है. मतलब अब ये
is it just something that is Dr. Jaishankar and Modi, या it is up and down? दूसरे एम्बेसडर्स में तो नज़र नहीं आता. आई हैव मेट मेनी ऑफ इंडिया के यूएस में एम्बेसडर्स, मैंने मिडल ईस्ट में भी आई हैव मेट सम इंडियन एम्बेसडर्स. जब मैं ट्रैवल करता था मिल लेता था, तो वो जिस तरह अमेरिकन एम्बेसडर्स में एटीट्यूड है ना, कितना एरोगेंस होता है. आई डोंट नो वेदर यू हैव मेट. यस हाँ, वो दे हैव अ वेरी, मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं. So I don't know, but it depends. मतलब if that they are getting that feedback, then they need to pay attention to it. क्योंकि बातें तो बड़े कर रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी the world is our family, तो भाई please behave like a family member. I think the real reason ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक कैरेट की जो कैपेबिलिटी है वो अभी भी कम है. मतलब अगर आप देखें, मतलब अभी भी इंडिया से अगर जब व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट गिविंग एड, अभी भी वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं 2020 की, मतलब नथिंग रीसेंट ना. सो तो आई थिंक दे हैव टू वर्क दैट आउट. एक सवाल वहाँ जयशंकर साहब while talking to the Indian diaspora, he was saying कि भाई हम सिर्फ $3.5 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, उससे 10-12 गुना ज़्यादा, 12 भी नहीं 15 गुना ज़्यादा इम्पोर्ट्स हैं रशिया से. सो ही, जब उनसे पूछा गया कि ये इम्बैलेंस क्यों है, so he was trying to say कि रशिया does not know enough about India, which was very surprising. भाई इतनी सारी ज़बरदस्त दोस्ती है, तो क्या वहाँ पे जाके इंडियन स्कॉलर्स रामचरितमानस पढ़ के सुना रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, फिर ये कहना कि इंडिया की इकोनॉमिक चीज़ें रशिया को नहीं पता. मतलब ही एक्चुअली encourage the diaspora Indians के इंडिया में क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, ये बताएँ आप रशियंस को, which was एम्बेसी में होती हैं ये सारी चीज़ें. वर्ल्ड आपकी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जैसा होते हैं हमारे पास यूएस में. आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी में कोई ट्रेड डेलीगेशन है विच इज़ कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेटिंग इन एग्जीबिशंस वगैरह, प्रमोटिंग. खुद इंडियन बिजनेसमैन जाते होंगे. सो बट द पॉइंट इज़ के रशिया इज़ नॉट बाइंग मेनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया. और वो सवाल उठता है व्हाई? एक तो एक सैंक्शंस का भी चक्कर है, करेंसी का एक्सचेंज है, दे कैन नॉट डू इट इन डॉलर्स, तो फिर युआन में करना पड़ेगा. इसलिए वो रशिया रूबल पैरिटी का भी चक्कर आ रहा है कि कैन दे फाइंड अ मैकेनिज्म टू ट्रेड. मतलब हाउ डू यू डिटरमिन भाई. अब अगर आपसे पूछे, अगर आप मुझसे कहें कि मुख्तार साहब मेरे पास 1000 रूबल है, आप इसे लेके मुझे रुपए दे दें, तो how will we do the math? The way we will do the math is convert the rubles into dollars and then convert the dollar into rupee, और फिर उस हिसाब से मैं बोलूँगा अच्छा ये 100 रूबल के इतने रुपए बनते हैं, आप ले लें, right? There is no direct mechanism of calculation. So वो that is important. So India is hoping that once they are able to do that, then they will be able to avoid sanctions वगैरह directly. लेकिन वो अभी नहीं हुआ. इंडिया आई थिंक तेल के पैसे युआन में देना शुरू कर दी थी लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. हाँ बिल्कुल. और वो दी रशियंस वर वेरी वरीड. नो सॉरी, हाँ सॉरी, वो दैट्स अनदर क्वेश्चन. बिल्कुल ठीक. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान सर. इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू. वेलकम सर, टेक केयर सबको. बहुत शुक्रिया सर. बाय.